नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेक्चर नंबर 3। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSE battle, is here on 7th March 2021, 11 a.m. Enroll now for free. The link is in the description box below the video. You just have to use the code ARPITA10 ARPITA10 to unlock the plus experience for free and start learning from the best. Now, how to enroll in the quizzes for free? Just download the Unacademy Learning app, register and sign in on the app, select your goal as UPSC CSE, click on the link above and enroll now. When prompted, just type in the code ARPITA10 and don't miss this free scholarship test. Today we are talking about banks and financial markets. What are the different types of banks? What is equity? What are securities? आज इस सभी concepts के बारे में हम समझेंगे. Now, what is the concept? What is financial intermediary? जैसे नाम से ही आप समझेंगे कि intermediary का मतलब है that they are acting as a middleman between the two parties in a financial transaction. किसी भी तरीके की एंटिटी हो जो कि अथॉरिटेटिव हो, स्टेट से जुड़ी हो या ना भी जुड़ी हो लेकिन वो स्टेट के लॉज के तहत लॉज को मानती हो, एनी एंटिटी दैट एक्ट्स इन दैट situation as the middleman between two parties in a financial transaction is referred to as your financial intermediary. इसके काफ़ी तरीके के हम देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे लेंडर बोरोवर्स का एग्जांपल हुआ, इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर्स का एग्जांपल हुआ, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स का एग्जांपल हुआ. और ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होते हैं ये आप फर्दर लेवल पे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल आर द वंस जो कि आरबीआई के या किसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं, जो पर्टिकुलर लॉज को फॉलो करते हैं. और इनफॉर्मल वो जो कि किसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, हो सकता है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल में हो, फाइनेंशियल लॉज भी हैं उनके कंट्रोल में हो लेकिन वो इनडायरेक्टली कंट्रोल में हैं, डायरेक्टली नहीं. अब ये जो चार्ट है इससे आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, हाउ इट इज़ सेग्रीगेटेड. अब हम बात करेंगे फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ के बारे में जो कि डिवाइडेड हैं बैंक्स और नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में. एनबीएफसीज भी इसमें पार्ट आता है, एलआईसी का पार्ट आता है. उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इसके बाद आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ में बैंक्स और उसके टाइप्स. बैंक्स को हम डिवाइड करते हैं कमर्शियल और कोऑपरेटिव में, और कमर्शियल बैंक भी सब डिवाइडेड होता है पब्लिक प्राइवेट बैंक्स में, फॉरेन बैंक्स में, डिफरेंशियल बैंक्स में जैसे कि आपका आरआरबी हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए. आपका कोऑपरेटिव में भी हम देखते हैं कि सब डिवीज़न है जैसे अर्बन, स्टेट, सेंट्रल. हम बात करेंगे पेमेंट्स बैंक की भी. तो चलिए चलते हैं. पहला आता है आपका कमर्शियल बैंक. Now, what are commercial banks? Commercial banks are regulated under the Banking Regulation Act 1949 and their business model is designed to make profit. इनका बिजनेस मॉडल जो है वो प्रॉफिट बनाने के ऊपर है. इसलिए जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर कोई अपनी मनी को डिपॉजिट करता है और उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक से 5% का, तो बैंक ये मेक श्योर करता है कि वो 12% पे बोरोवर्स को जिनको कि उसने लोन दिया है उनको इंटरेस्ट रेट 12% का चुकाना पड़े. 12-5 यानी कि जो 7% का जो ब्रैकेट है ये प्रॉफिट बनाने के लिए कमर्शियल बैंक्स के लिए बहुत काम की चीज़ है. देयर प्राइमरी फंक्शन इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स टू द जनरल पब्लिक. कॉर्पोरेट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड द गवर्नमेंट एज वेल. अब कमर्शियल बैंक के भी अंदर सब डिविजन्स आते हैं जिसको कि हम बोलते हैं पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स. प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं, नाम ही बताता है कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनमें मेजर जो स्टेक है, जो इक्विटी है, जो मेन जो शेयर उनके होल्ड जो करते हैं वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं. ज़्यादातर प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट का इतना इसमें रोल नहीं होता है. एंड ऑल द बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द आरबीआई विल बी एप्लीकेबल. जो भी आरबीआई के जो रूल्स हैं उन सबको मानना पड़ेगा. प्राइवेट बैंक्स को भी सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि वो आरबीआई के अंडर आता है.
फिर आता है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये वो बैंक्स हैं, दीज आर द नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड अकाउंट फॉर मोर देन 75% ऑफ द टोटल बैंकिंग बिजनेस इन द कंट्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट पीएसबी ये बहुत चर्चा में भी रहता है जब हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम बात करते हैं बहुत सारे बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं जो पीएसबी हैं वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स जो हैं इन बैंक्स में गवर्नमेंट होल्ड करती है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हम बात करें, एसबीआई इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया एंड आफ्टर इट्स मर्जर विद इट्स 5 एसोसिएट बैंक। 2017 में भी मर्जर देखा था, और अब भी हम देखते हैं कि इट इज़ करंटली इन द करंट अफेयर एज वेल कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंक का जो मर्जर हो रहा है, उसे और छोटा करा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 5 साल में बैंक मर्ज होके 3 से 4 मेन बैंकिंग सिस्टम को रखे जाएंगे, जिससे कि आरबीआई जो है उसे प्रॉपरली रेगुलेट कर सके। फिर हम आते हैं फॉरेन बैंक्स के ऊपर। व्हाट इज़ अ फॉरेन बैंक? फॉरेन बैंक का मतलब ऐसा कोई बैंक है जिसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो किसी फॉरेन कंट्री में हो, लेकिन वो इंडिया में भी ऑपरेट कर सकता है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो आरबीआई के जो एसएलआर या सीआरआर या अदर रेगुलेशंस हैं उनको नहीं मानेगा, उसको कंप्लाई करना होगा इन बैंक्स को भी, फॉरेन बैंक्स को। जैसे कि आप एचएसबीसी बैंक देखते हैं, सिटी बैंक देखते हैं, ये सारे फॉरेन बैंक्स के एग्जाम्पल हैं। These banks are under the obligation to follow the regulations of its home country as well as the country in which they are operating। तो इनको दो तरीके के ऑपरेशंस, दो तरीके के रेगुलेशंस के साथ ऑपरेशन करना होता है। तो इसलिए इन इन जो बैंक है फॉरेन बैंक, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एज़ कम्पेयर टू द पेमेंट्स बैंक और द स्मॉल बैंक विच हैव लोअर ह्यूमन रिसोर्सेज, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज या वर्कफोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक की, रीजनल आरआरबीज के बारे में हम बात करेंगे, रूरल रीजनल बैंक्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, but they are established with the main objective of providing credit to the weaker sections of the society like agricultural laborers, marginal farmers and small enterprises। जो छोटे फार्मर हैं, जहाँ तक उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है, अगर हम छोटे से छोटे जो फार्मर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, अगर हम उनको फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं करेंगे तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है या जो भी उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं जो कि सब यूनिट में काम करती है, वो प्रॉपरली एक मैकेनिज़्म के तहत इकोनॉमी को नहीं इन्फ्लुएंस कर पाएगी जब तक हम फाइनेंशियली सबको इंक्लूड ना करें। उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा जो काम हुआ है वो आरआरबी ने करा है। Regional rural banks were established under the provisions of an ordinance passed on 26 September 1975 and the RRB Act 1976 to provide sufficient banking and credit facility for agriculture and other rural sector। तो important dates हैं, आपको इनको याद रखना है। एंड एज अ रिजल्ट 5 रीजनल रूरल बैंक्स जो थे, 5 आरआरबी जो थे, दे वर सेट अप ऑन 2 अक्टूबर 1975 गांधी जयंती। इस तरीके की फैक्चुअल जो डेटा है वो स्टेट पीसीएस में या फिर बैंकिंग एग्जाम में, जहाँ पे बैंकिंग जनरल पूछा जाता है, वहाँ पे भी इम्पोर्टेंस रखता है। प्लस प्रीलिम्स में भी कई बार इसके जो क्वेश्चंस हैं फैक्चुअल ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं, जहाँ पे आपको एलिमिनेट करके आंसर इजीली मिल जाता है। These were set up on the recommendations of the नरसिम्हम कमेटी वर्किंग ग्रुप। तो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बनी थी जिसमें की बात हुई कि फाइनेंशियली इंक्लूजन जो है वो कैसे किया जाए, जो गरीब लोग हैं, जो फार्मर्स हैं। तो ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। द आरआरबीज वर ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सर बैंक। Any commercial bank who can sponsor the regional rural banks who held shares in the ratios as follows। अब ये शेयर का आपको याद रखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% स्टेक होगा, स्टेट गवर्नमेंट का 15%। जैसे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, उसमें जो कैनरा बैंक है वो एज अ स्पॉन्सर बैंक है। उत्तर प्रदेश के अंदर है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी वहाँ पे स्टेक है 15%, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने आरबीआई ने बैकिंग करी हुई है तो वहाँ से 50% इसका जो है शेयर है। तो स्टेट गवर्नमेंट का कम है, स्पॉन्सर का थोड़ा उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आरआरबी करते हैं, जैसे प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़। यहाँ पे लोगों को, जो फार्मर्स हैं, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड होते हैं। बगैर कोलेट्रल के भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे लोन प्रोवाइड होते हैं। और ये जो
इसका पूरा मैकेनिज़्म है वो बहुत ही ईजी और स्ट्रीमलाइन मैकेनिज़्म होता है, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा नहीं जानते बैंकिंग के बारे में, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो भी इसको ईजिली इसकी सर्विसेज को अवेल कर सकें. And also it is providing a very important function in the form of government operations like disbursement of wages of मनरेगा workers and distribution of pensions. जो गरीब लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उन तक पेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन होना, या मनरेगा के जो वर्कर्स हैं या डेली वेजेस के जो वर्कर्स हैं उन तक डेली वेजेस का पहुंचना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. अगर उन्हें बैंक के बारे में समझ नहीं आएगा, उनको बैंकिंग ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, तो इट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल टूल इन एबल टू डू द फाइनेंशियल इंक्लूजन. इसलिए आरआरबी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. फिर बात आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की. दिस इज द नीश बैंकिंग सेगमेंट इन द कंट्री एंड इज एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट आर नॉट सर्व्ड बाय अदर बैंक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंस है. आरआरबी फार्मर ओरिएंटेड, एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड, विलेज ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरआरबी जो है वो छोटे जो शहर हैं वहाँ पे नहीं है. अब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे ग्रे जोन्स हैं जहाँ पे आरआरबी भी नहीं पहुँच पाया, तो उनको फाइनेंशियल इंक्लूड करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इनके जो मेन कस्टमर्स हैं वो माइक्रो इंडस्ट्री के वर्कर्स हो सकते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे रिक्शा पुलर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जिनके पास ज़्यादा लिटरेसी और एजुकेशन कम है. तो जो बचे हुए सेक्टर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आए. They are licensed under the Section 22 of the Banking Regulation Act 1949 and are governed by the provisions of RBI Act 1934 and FEMA. अब हम बात करते हैं पेमेंट्स बैंक की. पेमेंट्स बैंक बहुत ही एक ट्रेंडी टॉपिक है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो मोबीक्विक हो, चाहे वो भीम ऐप हो, ऐसे बहुत तरीके के आपको पेमेंट्स बैंक गेटवे देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं. दिस इज़ अ रिलेटिवली न्यू मॉडल ऑफ बैंक इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय आरबीआई एंड इज अलाउड टू एक्सेप्ट अ रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट. इसमें आप रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट ही रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते. और इसकी भी फर्दर लिमिटेशन है कि कई बार अगर आप एक मोड पे चला रहे हैं पेमेंट्स बैंक को, एक पर्टिकुलर कंपनी का, जैसे पेटीएम टू मोबीक्विक नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हम NBFI और जो तेज़ ऐप है वो काम आती हैं. और डायरेक्टली हम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस सब ने ही एक कंपनी जैसे पेटीएम या मोबीक्विक या फ्री रिचार्ज जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनको ना यूज़ करा हो. द अमाउंट इज़ करंटली लिमिटेड टू 1 लाख पर कस्टमर है जो है अमाउंट. और ये सर्विसेज देते हैं जैसे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सर्विसेज. डीमोनेटाइजेशन के बाद पेमेंट्स बैंक एक बहुत नया उभरता हुआ मॉडल है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है. अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हुई बैंक्स की, बैंक्स कितने तरीके के हैं, उनके टाइप्स, और अभी करंट में पेमेंट्स बैंक का जो है वो क्या रोल है. आरआरबी के अलावा कौन से बैंक्स हैं जो फाइनेंशियली इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहे हैं. अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं. फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने से पहले सिक्योरिटीज़ का जो कंसेप्ट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिक्योरिटीज़ रेफर टू अ डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग दैट इट्स होल्डर इज एलिजिबल टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक डॉक्यूमेंट है, आपके पास अगर एक डॉक्यूमेंट है और वो ये इंडिकेट करता है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसके होल्डर हैं, तो आपको कोई मनी देगा विद रिस्पेक्ट टू दैट डॉक्यूमेंट, दैट इज नोन एज सिक्योरिटीज़. सिक्योरिटीज़ दो तरीके की होती हैं, इक्विटी और डेट बॉन्ड. इक्विटी को आप सबसे सिंपलेस्ट लेमन टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो आप समझ सकते हैं शेयर मार्केट या शेयर सर्टिफिकेट, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, इसको हम इक्विटी में बोलते हैं. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इक्विटी में आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी, तो वो इक्विटी जो शब्द है वो शेयर को रेफर करता है, शेयर सर्टिफिकेट को रेफर करता है, जहाँ पे होल्डर जो है गेट्स डिविडेंड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, मान लीजिए अगर एक शेयर 100 रुपीज़ का है, तो अगर वो 100 रुपीज़ कंपनी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है कंपनी, तो वो 100 रुपीज़ का जो शेयर है वो भी ग्रो करेगा. और वो जो शेयर है वो मान लीजिए 150 का हो गया एक सिचुएशन में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में,
तो आपका भी जो आपने 100 रुपये लगाए थे वो अब 150 हो चुके हैं, यानी कि आपका 50 का प्रॉफिट आ गया। दैट मीन्स होल्डर गेट्स डिविडेंड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट नहीं होते हैं, अगर कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा तो जो होल्डर है उसको कोई भी तरीके का डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। समझे? जैसे अगर 100 पे वो स्टेगनेंट है तो आपको 100 पे ही स्टेगनेंट रहना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि लिक्विडेशन की स्टेज आ जाती है, जैसे कई बार कुछ कंपनियां अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं और वो लिक्विडिफाई हो जाती हैं। ऐसे केस में अगर आपने 100 रुपये लगाकर एक शेयर लिया और वो कंपनी लिक्विडिफाई हो रही है, तो वो हो सकता है 100 रुपये की जो वैल्यू है एक शेयर की वो 90 रुपीज़ या 80 रुपीज़ पे आ जाए, उससे आपको लॉस होगा। आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के ओनरशिप में कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज रखते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी के पास 100 करोड़ या 100 रुपये की अगर एक कंपनी है और अगर आपके पास उसका एक शेयर है 1 रुपये का, तो इसका मतलब आप 1% उसके मालिक हैं। इक्विटी या शेयर सर्टिफिकेट तब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, जब बूम पीरियड चल रहा होता है इकोनॉमी में। सारी कंपनीज जो हैं जिनकी भी आपने शेयर्स लिए हैं, इक्विटी लिया है, वो बहुत अच्छे से अगर राइज कर रही हैं तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। इसको कई बार बियरिश या बुलिश टर्म्स में डिफाइन करा जाता है कि अगर मार्केट बुलिश है और शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो आप भी पैसा कमाएंगे, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आता है डेट बॉन्ड या डिबेंचर्स। होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। अब ये शेयर से हटके है। शेयर में आप ओनर बन जाते हैं, आप इसमें ओनर नहीं बनते, आप इसमें क्रेडिटर बन जाते हैं। हेयर वी कॉल देम द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। डेट बॉन्ड में क्या होता है, अगर आपने किसी का बॉन्ड लिया तो उस बॉन्ड के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा मिलेगा, फिर चाहे कंपनी प्रॉफिट बनाए या ना बनाए। लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, एक नॉर्मल अमाउंट में होता है, इसलिए इसमें रिस्क भी कम होता है। और स्लो डाउन पीरियड में जब इकोनॉमी बूम नहीं कर रही, कंपनी जो है लिक्विडिफाई हो रही हैं या वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही हैं, शेयर का प्राइस गिर रहा है, इक्विटी का प्राइस गिर रहा है, ऐसे समय में जिसने बॉन्ड या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया होगा उसको वो सेफ़ है, क्योंकि उसको पता है कि उसे इंटरेस्ट के तहत प्रिंसिपल मिलेगा ही मिलेगा और इंटरेस्ट अमाउंट भी मिलेगा ही। तो ये बात है डेट बॉन्ड डिबेंचर और इक्विटी या शेयर सर्टिफिकेट की। इसमें एक डिबेट चलती रहती है कि डेटर्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं या फिर क्रेडिटर्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं, डेटर्स या क्रेडिटर्स ज़्यादा सेफ्टी में रहते हैं, या रिस्क पैटर्न क्या है। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है या सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है। देखिए, जैसे कोई भी मार्केट होती है जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं, आप कोई चीज़ लेते हैं और कोई चीज़ बेचते हैं, उसी तरीके से ये इक्विटी या शेयर सर्टिफिकेट या फिर ये बॉन्ड्स की भी मार्केट्स होती हैं। इनको बोलते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट्स या सिक्योरिटीज़ मार्केट्स। इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। और ये फर्दर डिवाइड हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट टाइप्स। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, अगर आपने ऐसा सिक्योरिटी परचेज करा है जो 1 साल से कम के मैच्योरिटी पीरियड में है, तो हम उसे बोलते हैं मनी मार्केट। ऐसी मार्केट को मनी मार्केट बोलते हैं। कैसी मार्केट? जहाँ पे आप ऐसी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर रहे हैं, बाय एंड सेल कर रहे हैं, जो आपको मैच्योरिटी, जिनका 1 साल से कम मैच्योरिटी पीरियड है, जो 1 साल से कम में मैच्योर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल टी बिल, सी पेपर, कॉल मनी, प्रो नोट्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इन दी नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल दीज आर। फिर आता है जिनकी 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी पीरियड है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। जैसे शेयर्स, सोवरेन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आपने देखा होगा कि शेयर्स लोग खरीदते हैं और उसे रख देते हैं 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। हालांकि शेयर्स के अंदर भी सब डिविजन्स हैं, जिसमें कि हम उसको भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि आपको इंट्राडे पे शेयर्स लेने हैं, डिलीवरी पे लेने हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म में इसको रखना चाहते हैं। अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि शेयर्स, सोवरेन बॉन्ड्स और जी सेक्स आर अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा है। और प्रो नोट, सी पेपर, टी बिल और कॉल मनी गेट आर इन दी मनी मार्केट, जिनका 1 साल से कम का मेच्योरिटी पीरियड है। यानी कि आप पैसे लगाते हैं, आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 1 साल के अंदर ही मेच्योर होकर पैसा मिल जाएगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेशनेस के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे
नई सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो पहली बार इशू होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई नई कंपनी आई या कोई नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ, तो वो अपनी नई सिक्योरिटीज़ जो लाता है फॉर द फर्स्ट टाइम उसको हम प्राइमरी मार्केट में इंक्लूड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो नई कंपनी है या इवन गवर्नमेंट भी वो कनेक्ट कर पाती है इन्वेस्टर से फॉर द फर्स्ट टाइम। इसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये मैर एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है कि प्राइमरी मार्केट होती हैं और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी वो मार्केट होती है जो फर्स्ट टाइम आती हैं, और सेकेंडरी मार्केट वो होती हैं जहाँ पे आपकी ओल्ड सिक्योरिटीज़ को ही रिसोल करा जाता है या उसकी रीसेलिंग होती है। जैसे अगर आपने किसी से सिक्योरिटी खरीदी और किसी और को बेची, और सामने वाले ने जिसने आपसे वो सिक्योरिटी खरीदी है वो फिर किसी और को बेचता है, तो ये रीसेलिंग का जो पर्पस है ये सेकेंडरी मार्केट का एक फीचर है। इसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट जो कि मुंबई में है, तो फिजिकली इसकी एग्जिस्टेंस है। लेकिन प्राइमरी मार्केट की ऐसा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आती है बात ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट। On the basis of settlement, we can divide the markets into two parts: future market and spot market. Future market refers to a place where parties write contract today to buy and sell something at a specific price on a future date. और वहीं हम अगर स्पॉट मार्केट की बात करते हैं, अगर आपने वही सिक्योरिटीज़ इफ़ दे आर बॉट एंड सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी, अगर जल्दी आपको डिलीवरी करनी है तो वो स्पॉट मार्केट में आएगा। अगर आपको किसी फ्यूचर डेट के लिए डिलीवरी करनी है, फ्यूचर डेट के लिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो वो फ्यूचर मार्केट में आएगा। सिंपल कंसेप्ट है, इसका नाम ही आपको डिफाइन कर देगा ये। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट। ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसको आप न्यूज़ चैनल्स पे भी देखेंगे, जो इकोनॉमिक न्यूज़ चैनल्स हैं, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स हैं, एडिटोरियल्स में भी, न्यूज़ इकोनॉमिक पेज पे भी आप देखेंगे। एसेट जैसे डिफरेंट डिफरेंट हैं, उसी तरीके से मार्केट को भी डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कुछ ऐसी मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आप शेयर खरीद सकते हैं और ले सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, जिसको इक्विटी मार्केट भी बोला जाता है, या लेमन टर्म्स में स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है। फिर आती है बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट भी बोला जाता है। फिर आपने सुना होगा फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसमें जो करेंसी है उसका रेट कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, रुपया कितना स्ट्रांग हुआ और कितना वीक हुआ, उसके बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? फॉरेक्स मार्केट, जिसको कई बार हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फिर आता है गोल्ड, क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कमोडिटी मार्केट में आता है। यहाँ पे कमोडिटीज़ लोग ट्रेड करते हैं, कमोडिटी का जो सिक्योरिटी है वो ट्रेड होता है यहाँ पे। फिर हमारे पास आता है गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का एसेट जो है वो ट्रेड हो रहा है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल एक्सचेंज या यूनेक्स। यूनेक्स जो है UNIEX, या यूनिवर्सल एक्सचेंज, एक ऐसी तरीके की सुपर मॉल आप समझ सकते हैं, एक ऐसी तरीके का जैसे सुपर मार्केट होता है जहाँ पे हर चीज़ मिलती है, जहाँ पर हर तरीके के एसेट को हम ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो बॉन्ड या डेट मार्केट का कोई एसेट हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो गोल्ड हो। अगर एक प्लेस पे उसको हम ट्रेड कर दें तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सचेंज। इसकी बात हाल ही में ही गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ जो हैं, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ लाइक NSE, BSE, SEBI, वो इसके बारे में अभी प्रॉपर इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस अभी नहीं हुआ है, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम ऐसा मार्केट भी बनाएं। इससे होगा ये कि जो लोग हैं, इंडिया की जो जनता है, वो ज़्यादातर पैसे को इन्वेस्टमेंट करने को समझते हैं कि वो बैंक में उसको जमा करें और अपने इंटरेस्ट रेट पे ब्याज लें। लेकिन इससे होगा ये, अगर यूनिवर्सल एक्सचेंज या यूनेक्स अगर प्रॉपर फिजिकल एग्जिस्टेंस में आता है, तो लोग इन्वेस्टमेंट सीख जाएंगे शेयर मार्केट में भी करना, और डिफरेंट जो मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उसमें भी करना, बजाय कि वो केवल बैंक में ही उस पैसे को इंटरेस्ट लेते रहे। क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर तो इन्फ्लेशन का रेट आ जाता है, तो एक तरीके से आप पैसे के ऊपर पैसा नहीं कमा पाते इतना। सपोज 100 रुपये अगर आपने बैंक में जमा करे, 100 रुपीज़ इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक, और 4% या 5% आपको अगर मिलता है इंटरेस्ट रेट, तो इन्फ्लेशन ही 4% का है, तो ओवरऑल आप खाली 1% उस पर कमाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, या उसे आप बॉन्ड या डेट मार्केट में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे सेफ्टी भी ज़्यादा है। तो ये यूनिवर्सल एक्सचेंज का पूरा कंसेप्ट है। तो आज हमने बात करी बैंक्स के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। आई होप यू लाइक द लेक्चर। स्टे सेफ, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।